लोग सिग्निफिकेंस तक लिखे थे ना, ठीक है। सर एक आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, जो पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे वो आज हम लिखवाते हैं, पॉइंट वाइज लिखते चलो, ठीक है। और इसमें से सर 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसमें से कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर से, तो फिर बताना हमको, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेंडल के बारे में लिखना है। तो टॉपिक 2, सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास जो पढ़ाए थे ना, उसका थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो पिछले क्लास जो हम स्टार्ट किए थे, तो पिछले क्लास में ना, मतलब वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। मतलब इसके पहले हम लोग 2-3 डिफिनेशन पढ़े थे कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसका डायरेक्ट हम लोग मेंडल पे ही बात किए थे कि मेंडल जो है वो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आज पॉइंट लिखवाते जाते हैं, समझाते जाते हैं ऐसे। अभी जो जो भी लिख रहा है ना, इसमें एक समझना क्या, तुम इसको पढ़ना एक बार, देखना समझ में आएगा। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें बताया थोड़ा उनका हिस्ट्री है, बस वो हम लोग अभी लिखने वाले हैं। इसके बाद जो जिस एक्सपेरिमेंट या जिस मतलब हाइब्रिडेशन के बेसिस पे वो दिए थे, इसके बाद वो आने वाला है, ठीक है। तो देखो ऐसे जेनेटिक्स में हम लोग क्या होता है कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। आई मीन हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि करेक्टर ट्रांसफर होता है करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो जो ट्रांसफरिंग होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अल्टीमेटली हम जीन को लेते हैं, क्योंकि जीन होता है, जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होता है वो सेल में, आई मीन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जो होता है सेल में होता है। तो सेल में अगर होता है तो गैमेट भी एक तरह का सेल ही है, सेक्स सेल है, उससे वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और दूसरा वेरिएशंस क्या, उसकी वजह से जो वेरिएशंस आते रहता है, इवोल्यूशन एक तरह का, देखो इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वेरिएशन में क्या, कुछ ना कुछ चेंजिंग होना, ये वेरिएशंस कहलाता है। अब हेरिडिटी में जो कैरेक्टर का ट्रांसफरिंग हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। और वो जो हेरिडिटी आई मीन करने का मतलब जो ट्रांसफरिंग करता है, वो क्या बताए कि वो जीन होता है। तो जीन के बारे में अब स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन का जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स जो है वो मेंडल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट वो डेमोन्स्ट्रेट किए थे कि हाँ कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा ट्रैट है जो कि जीन आई मीन कहने का मतलब कोई ना कोई उसको कंट्रोल करता है। तो फैक्टर जो है वो हम बोले थे जीन को, और ट्रैट्स वो बोले थे कैरेक्टर को, ठीक है। तो वही चीज है इसमें। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो, जब इसका एक्सपेरिमेंट आ जाएगा ना तो वो हम फिर आगे बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करो, ये टॉपिक देना। इसके पहले ज्यादा हम नहीं लिखा है, बस 2-3 डिफिनेशन है और सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस है एक तुम्हारा हेरिडिटी का, और सिग्निफिकेंस है एक सिग्निफिकेंस किसका हम लिखाए थे, 2 सिग्निफिकेंस लिखा है ना। एक सिग्निफिकेंस है हेरिडिटी का, और एक फीचर, सॉरी एक बेसिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस लिखा थे, और 2 ही बेसिक लिखा है सर। ठीक है। तो ज्यादा कुछ लिखाया नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है, लिखाने में कुछ छोटा नहीं। और अभी लिखते जाओ फिर समझाते जाएंगे, ठीक है। देखो लिखते जाओ, मेंडल 1822 1884 is known as the father of genetics because he was the first one to demonstrate the mechanism of transmission of
of characters, transmission of characters from one generation to the next generation. To the next generation. He proposed the principles or laws of inheritance. ठीक है. Next point. Mendel carried out hybridization experiments on garden pea. गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइजम सैटिवम होता है. ठीक है, पाइजम सैटिवम फॉर 7 years. Initially, he took 34 contrasting characters then 22, but ultimately worked with only 7 contrasting characters. देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट में पहला जो पॉइंट है इसमें ये बोला गया है कि इसको क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट है जो डेमोन्स्ट्रेट किए थे, ये बताए थे कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट कैसे करता है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है, और उसी बेसिस पे वो प्रपोज्ड वो प्रिंसिपल दिए थे, प्रपोज्ड किए थे प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो 3 या 4 मेनली पढ़ना है हम लोग को. उसके बाद वो हाइब्रिडाइजेशन जो कराए थे जिससे जिस डेमोन्स्ट्रेट जो किए थे वो पी प्लांट था. ठीक है, पी प्लांट था जिसपे वो हाइब्रिडाइजेशन कराए थे और वो ये जो मैकेनिज्म है उसको डिफाइन या डिस्क्राइब किए थे और वो 7 years तक ये हाइब्रिडाइजेशन किए थे. ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है कि वो इनिशिएट 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, फिर 22, लेकिन अल्टीमेटली वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके ही वो एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट किए थे, उससे ज्यादा नहीं कर पाए थे. ठीक है, यही है 4 पॉइंट, इसको नोट करो. और उसके बाद फिर इसका कौन कौन सा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो एक चार्ट के थ्रू हम बता देंगे. ठीक है, नोट करो, इसके ये कंप्लीट हो जाएगा तो बताना हमको हो गया. हो गया सर. हो गया ना. ठीक है, अब लिखो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था कौन कौन सा लिए थे वो. इसको मिटाते हैं तब.
टॉपिक 2 कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी picked by Mendel, picked up by Mendel। ठीक है, तो 3 बनाना कॉलम, ये है कैरेक्टर, ठीक है, ये है डोमिनेंट कैरेक्टर और ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिए थे, डोमिनेंट में टॉल था और रिसेसिव में ड्वार्फ था। दूसरा है फ्लावर एंड पॉट पोजीशन, फ्लावर एंड पॉड पोजीशन, तो इसमें होगा एक्सियल, इसमें होगा टर्मिनल। तीसरा था पॉड कलर, चौथा पॉड शेप। ठीक है, तो पॉड कलर में क्या था, ग्रीन और इधर था येलो। येलो, ठीक है। अब इसमें है पॉड शेप्ड, ठीक है, पॉड शेप्ड में फुल और कंस्ट्रिक्टेड है, कैपिटल एफ। पांचवा है फ्लावर कलर सीड कोट कलर, तो उसमें होगा 2 कलर को लेके किए थे, वायलेट और रेड, तो वी और आर, और इसमें वाइट वी और आर, इस मतलब रेड में भी वाइट निकला था और वायलेट में भी वाइट ही आया था रिसेसिव में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है सीड शेप्ड, तो ये होगा राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। एंड 7th है सीड कलर, इसमें था येलो एंड ग्रीन। ये था, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को वो लेके किए थे, इसको नोट करो। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा? ये फर्स्ट स्लाइड है ना सर? फर्स्ट सेकंड है, सेकंड सेकंड हाँ सेकंड स्लाइड है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी होगा, तो एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। सर फुल और कंस्ट्रक्टेड दोनों का साइन कैपिटल एफ है। नहीं, अरे इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिए, लो ना, लो हो गया। ठीक है सर, स्मॉल ही लिखा था। स्मॉल ही था वो, ठीक है। हाँ, और इसको लिखिए, एनसीईआरटी में भी है। तो फ्लावर कलर में उधर व्हाइट के बाद क्या लिखा है?
वायलेट और रेड है, इधर व्हाइट और व्हाइट ही है, क्योंकि वायलेट में भी व्हाइट ही आया था और रेड में भी व्हाइट ही आया था। ठीक है, तो वी, छोटा वी, आई मीन स्मॉल वी, अच्छा और हो गया, सॉरी सॉरी, और आर। ठीक है, ये होगा, दोनों में व्हाइट ही आता है, वायलेट और रेड दोनों में। ठीक है, सर पॉड कलर का मतलब? पॉड कलर, पॉड शेप नहीं समझे? पॉड कलर क्या, वो नीचे का पार्ट होता है ना, जहाँ पे कनेक्ट होता है सारा फ्लोरल जो है वो। ठीक है, हो गया? यस सर। हो गया ना सबका? चल ठीक है, मिटा रहे हैं। टॉपिक दो, मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टॉपिक दो, मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और पहला जो पॉइंट है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मटेरियल, ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में होगा मेंडल selected garden pea for his experiment because, क्यों किया था? तो सबसे पहला पॉइंट है प्योर वेराइटीज ऑफ pea were available। pea plants showed a number of easily detectable contrasting characters तीसरा है it allow controlled breeding। चौथा है
pea flowers normally remain closed and undergoes self-pollination. ठीक है। पांचवा है इट इज एन annual plant. Large number of seeds are produced per plant. ठीक है। ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यही था। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा तो एक फिर नया इसमें टॉपिक है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स दैट परफॉर्म। मेंडल experiments were performed in 3 stages. ये टॉपिक देना। ठीक है। 3 stages। हो गया। ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक ये तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस। ठीक है। नेक्स्ट इसका है तो पहला पॉइंट जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। ठीक है। दूसरा स्टेज था हाइब्रिडाइजेशन एंड obtaining of F1 generation of plants। तीसरा है सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ
self pollination of hybrid plants and raising of subsequent generation like F2, F3 and F4, ये 3 स्टेज था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज करके लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट, मेंडल सेलेक्टेड Mendel selected 7 pairs of pure or true breeding varieties as the starting material for his experiments. On self-pollination or self-breeding, a pure variety gives rise to offspring. It is of spring having similar traits. Example, tall offspring, tall varieties with tall offsprings AT से। ओके, ऊपर मिटा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल employed traits of 7 contrasting characters for his experiment, one from each variety. All the characters had easily distinguishable
alternate tracks. Example, endorsements. Okay. True breeding plant were then used. True breeding plants were then used for the next step. नोट करो. हो गया. यस सर. ठीक. अब आगे टॉपिक दो जिन सिंबल. टॉपिक दो जिन सिंबल. जिन सिंबल पहला लिखो. Each character was given a symbol in the form of an alphabet. Small letter used for recessive and capital letter used for dominant tracks. Example, tall, dominant and dwarf recessive. ठीक है. अब टॉपिक दो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन. टॉपिक दोगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन. इसमें तुम्हारा जो कल एक्सपेरिमेंट बताए थे वही है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
F1 generation. One generation. सारा पॉइंट लिखोगे. Mendel performed reciprocal crosses between plant having alternate form of a characters. Example, tall and dwarf. दूसरा है the cross in which only two alternate forms of a single character are taken into consideration is called monohybrid cross, and also performed two contrasting characters called dihybrid cross. इस तरह से ट्राई हाइब्रिड एंड पॉली हाइब्रिड भी किया था. ठीक है, ये लिखो, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं. Next, the seed of the seeds of the cross or crosses are collected and next year the hybrid of a spring, including the hybrid of a spring, including the seed constitute the next
generation is called F1 generation or first filial generation. First filial generation. First filial generation. टॉपिक 2 है सेल्फ breeding for F2 and F3 जनरेशन. ठीक है. तो पहला पॉइंट जाएगा द प्लांट of F1 generation were allowed to perform self pollination. Mendel collected the seeds and raised a new generation of plant. A new generation of plants. Next, the seeds and plant raised from them constitute the F2 जनरेशन और इसको बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन. Further, self-pollination produced F3 or F3, F4 etc. ठीक है, हो गया. इसको नोट करो, हो जाएगा तो रिजल्ट ऑफ फॉर द एक्सपेरिमेंट भी लिखना है. सॉरी, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखो. यही एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वो प्रिंसिपल और लॉ दिया था. ये सारा प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट जो है ना F1 F2 में क्या होता है नहीं होता है वो सारा लॉ में हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है, उसको नोट करो.
हो गया? Yes, sir. ठीक है. Point the results of the experiment. Topic 2, results of the experiment. तो फर्स्ट में पॉइंट वाइज लिख देगा. F1 plant of reciprocal Miller. दूसरा F2 plants resembled one parent in having a single alternate form of characters. Thus, in a cross between tall and indoor plants, the hybrids were all tall. The hybrids were all tall. In F2 generation, both the parental form, of the character, form of the characters are expressed next है one form the character form of the characters which did not F1 generation must lie hidden or unexpressed in it.
The organism should possess two factors or determinant or determinants of each character of each characters इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद भी होगा। ऊपर वाला मिटाते हैं 1-2 पॉइंट। ठीक है, कॉमा देके लिखना। ठीक है, कैरेक्टर्स के बाद कॉमा, which are similar in those organism, साथ में होगा वहां पे which are similar in those organism who breed true. They are dissimilar in all. They are dissimilar in organism obtained from a cross. Out of the two factors और एलील, यहाँ पे एलील वर्ड यूज हो रहा है। एलील्स representing the alternate form of a characters. One is dominant and expressed itself in the hybrid or F1 generation. The other factors or allele is recessive and does not show
its effect. Its effects, जिसको हम लोग बोले प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, नोट करो। देखो ध्यान दो, एक यहाँ पे एक लॉ निकला, एक यहाँ पे लॉ आया है। करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ gamete formation, the two factors separate segregate and pass into two different gametes. A gamete comes to have one factor of a pair. Thus Mendel साथ में लिखूंगा, thus Mendel predicted the occurrence of meiosis. Long before it was discovered. ठीक है, ठीक है। यह तुम्हारे इसका एक और पॉइंट है, यह फिर खत्म हो जाएगा। लिखो इसको। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हाँ सर। एक और पॉइंट है, इसको लिख देते हैं। The formation of 4 types
of individuals in the F2 generation. In the F2 generation of a dihybrid cross show that the factors or alleles of the two characters assort independently. Principle of independent assortment. ये तुम्हारा जो रिजल्ट था वो खत्म हुआ इसी में। देखो 3 तुम्हारे सामने आ गया। एक आया सेग्रीगेशन के टाइम पे जो गैमेट का हुआ, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के पहले था, उसके पहले था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों आ गया इसमें चारों। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वन जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, नोट करो। सर टाइप्स के पहले क्या लिखे? टाइप्स के पहले क्या लिखे? द फॉर्मेशन ऑफ ऊपर में। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ 4 टाइप्स, सॉरी 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डायबिट। अब जो हम लोग ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के बेसिस पे जो प्रिंसिपल या लॉज दिए थे, अब वो हम लोग डील करेंगे। ठीक है, कि कौन सा लॉ में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो सामने समझ में आ ही रहा होगा क्या है। हम लोग जब लॉ स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब क्रॉसिंग, उसमें भी क्रॉसिंग देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ सर। अब समझना। ठीक है, तो क्योंकि ये जो था बेसिस उसी पे ये होगा। ठीक है, तो वन जीन इनहेरिटेंस सबसे पहले आता है। तो वन जीन इनहेरिटेंस में 2 लॉ है। ठीक है, उसको पहले पढ़ेंगे हम लोग। समझो, आज थोड़ा सा समझ भी लो। ठीक है, देखो वन जीन इनहेरिटेंस क्या बोलता है। ठीक है, इसमें हम लोग वन जीन इनहेरिटेंस में बस स्टडी करते हैं कि कोई सिंगल पेयर ऑफ एलील जो होता है इस वन जीन इनहेरिटेंस, जो कोई सिंगल पेयर ऑफ जो एलील या फैक्टर होता है वो कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ
पेयर्ड फैक्टर। इसको समझो, इसमें ये लिखा गया है कि कोई एक लोकस पर जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और उसका जो फैक्टर है वो सेम होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई भी कैरेक्टर है, ये टॉल है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, टॉल है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीटी से, तो टीटी हमारा क्या हो गया, डिप्लॉयड, ठीक है। ये कैरेक्टर है बट ये है डिप्लॉयड, ठीक है। और ये जो जीन है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर, पहले बोले थे फैक्टर, और इसी फैक्टर्स को हम लोग बोले थे एलील, अ पेयर ऑफ एलील बोले थे ना, ठीक है। तो इसमें बस यही बताता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ टी है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। जब कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही लोकस पे प्रेजेंट होता है तो वैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। समझ आया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। हाँ सर समझ गए। देखो, कहने का मतलब है कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है तो उसके लिए जो है क्या इम्पोर्टेंट है, वो है इम्पोर्टेंट है क्रोमोसोम, इम्पोर्टेंट है फैक्टर। और वो फैक्टर क्या है यहाँ पे, होमोलोगस। अगर मान लिया जाए ये इस तरह से होता तो ये क्या होता, यहाँ पे होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस को, ये तो हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस होता है, तो यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि सेम लोकस पे एक ही लोकेशन पे दोनों प्रेजेंट है। और जब ये पेयर्ड में है तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलील, और नॉर्मल जो मेंडल यूज किया था फैक्टर, और यही बाद में जीन बोला गया, इसी को बोलते हैं पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। समझ गया कि कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है। कैरेक्टर जब भी एक्सप्रेस होगा वो डिप्लॉयड फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और उसका जो फैक्टर होगा वो 2 होमोलोगस या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, आई मीन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा और वो सेम लोकेशन पे या लोकस पे प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया है कि जब कोई सिंगल, क्योंकि वन जीन है तो सिंगल कोई भी अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लेते हैं, ठीक है, और उसको जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन उसमें देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है, और F2 जनरेशन में देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट हम लिखे थे, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हम बताए थे, वही यहाँ पे सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले हम क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, यहाँ पे लिए टॉल, यहाँ पे लिए डॉर्फ, ये है टॉल और ये है तुम्हारा डॉर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज देखना कि पहले गैमेट को सेग्रीगेट करना होगा। तो गैमेट का सेग्रीगेशन कब होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, और गैमेटोजेनेसिस के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो मियोसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में जो मियोसिस प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से हम लोग किसी भी कैरेक्टर के जीन को, आई मीन गैमेट को बना सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे गैमेट को हम ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी प्रोसेस एक लॉ ही कहलाया, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कहलाता है। लॉ ऑफ क्या कर रहा है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये था सेपरेट करना। तो ये है डिप्लॉयड बॉडी और ये है हैप्लॉयड, तो ये है पेरेंट, ये है गैमेट, ठीक है। तो यहाँ जो गैमेटोजेनेसिस हुआ थ्रू मियोसिस, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फुलफिल करता है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। सबसे पहले जो वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए उसमें जब हम क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने के बाद देखो क्या रिजल्ट है, यहाँ आराम से देखना, ठीक है। ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। जब F1 जनरेशन में देखा गया, F1 जनरेशन को देखा गया, ठीक है, क्योंकि ये F1 जनरेशन है तो वहां पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर किसको पता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर में क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, देख के क्या लगा कि सारा प्लांट जो है वो टॉल। लेकिन जब इसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर देखा गया, तो वहां पे 1:1, 1 एक टॉल का जीन था और एक क्या था, ड्वार्फ का जीन था। तो यहाँ पे बोला गया ये हाइब्रिड प्लांट है, बट इस प्लांट में जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर का रिजल्ट है वो क्या है कि एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, बट दूसरा जो जीन प्रेजेंट है, दूसरा जो कैरेक्टर का वहां पे जीन प्रेजेंट है वो भी है, बट वो रिसेसिव है, वो सप्रेस कर गया, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया
इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है कि किसी पे डोमिनेंट ओवर होना, ठीक है। तो यहाँ दोनों जीन है, बट डोमिनेंस या करेक्टर फॉर्म शो कौन किया, द टॉल। तो टॉल डोमिनेंट करेक्टर हो गया और ड्वार्फ क्या हो गया हमारा वहां पे रिसेसिव कैरेक्टर है। ऐसे ही डोमिनेंट और रिसेसिव पहले खोजा, आई मीन एक्सपेरिमेंट जब हुआ तभी ये सब टर्म दिया गया कि डोमिनेंट करेक्टर किसको बोल लेंगे, रिसेसिव किसको बोल लेंगे, इसी हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला, ठीक है। अब इसके बाद जब इसका F2 जनरेशन करते हैं, तो F2 जनरेशन में क्या किए थे कि प्लांट जो F1 जनरेशन का मिला था उसी को हम लोग क्या करा दिए थे, क्रॉस करा दिए थे। क्या करा दिए थे, क्रॉस। जब क्रॉस कराए थे, जब उसका F2 रिजल्ट दिखा, तो F2 रिजल्ट में क्या दिखा वो देखिए। पहला में एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोले, लेकिन दूसरा जब F2 जनरेशन हुआ तो F1 प्लांट को लिए, उसी को सेल्फिंग कराए, उसी को क्या कराए, सेल्फिंग करा दी। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखा 3 और फिनोटिपिक मतलब दिखा, फिनोटिपिक कहने का मतलब बाहर से उसको देख के क्या लगा कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। बट जब इसका जीनोटिपिक दिखा तो जीनोटिपिक में क्या दिखा, 1:2:1। तो 1 क्यों, ये देखो 1 क्यों यहाँ बोल रहा है, इसको समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे TT ये 1 है, TT ये 2 है और TT ये 1 है, तो ये कैरेक्टर दिखा। लेकिन इसमें भी ये बताया गया कि जब F2 जनरेशन हुआ तो F2 जनरेशन में जो पेरेंट हम लिए थे जिससे गैमेट थे, दोनों का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन उसमें से भी जो टॉल कैरेक्टर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर हम जिसको बोल रहे हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेस हुआ और कंपैरेटिव रिसेसिव एक ही हुआ, और तो आई मीन डोमिनेंट जो कैरेक्टर था वो ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे जब इसका देखा कि ये जो जीन को है तो इसको कैसे हम समझेंगे, तो अभी हम तुमको बताए होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे जब टीटी है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और ये है हेटेरोजाइगस क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर ये होमोजाइगस। अब यहाँ होमोजाइगस हम दो बार लिखे तो कौन से, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहने का मतलब इसमें टॉल ही कैरेक्टर दिखा इसलिए डोमिनेंट, और ये होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि सेम जीन था, डिफरेंट तो जीन था, यही है इसका। और इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हाइब्रिड टॉल हो गया, ये भी है नाम। बताओ किसी को दिक्कत ही मतलब के पहले तो जो भी था, और जो सब रिजल्ट लिखे हैं ना, जो हम इसके पहले लिखा है, ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। उसमें देखना लिखा हुआ है कि जब F2 जनरेशन होता है तो पेरेंट्स का भी कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो जाता है। F1 में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हुआ तो आप उसको डोमिनेंट बोल दिए, ठीक है। जीन प्रेजेंट था एक्सप्रेस हुआ डोमिनेंट, जीन प्रेजेंट था एक्सप्रेस नहीं हुआ तो रिसेसिव बोल दी, यही है। समझे यहाँ तक ना? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा था F1 सॉरी पहला था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों वन जीन इनहेरिटेंस में है। सेग्रीगेशन में सिंपल बस गैमेट को हम लोग को निकालना है पेरेंट बॉडी से, अब वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से निकालो या फिर किसी और से, मतलब सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि सेपरेट जब तक नहीं होगा तब तक प्योरिटी गैमेट का नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन गैमेट का करना ही एक तरह का, वो भी एक तरह का प्रोसेस ही था जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसको देखा गया, बस यही है इसका, ठीक है। तो हम लोग आज जो है, आज यहाँ तक रहने दो, हम लोग 3 लॉ आज समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले जो लॉ हम बताएं उसको हम लिखवा देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि क्लास मत छोड़ो जेनेटिक्स का, ठीक है। क्लास मत छोड़ो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या है कि जो भी समझा रहे हैं, ठीक है ना,
क्योंकि जिस टाइम स्टार्टिंग से कुछ समझाते हैं तुमको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिवाइज करने में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है। सो क्लासेस जो रेगुलर वाला क्लासेस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी वह रिवीजन का जब वैसा कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा कि सर नहीं समझ में, पिछले वाला भूल गए, वैसा कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद कभी कुछ वैसा हुआ तो रिवीजन क्लास दे देंगे, बट नॉर्मली रेगुलर क्लास जो है ना उसको नहीं छोड़ो, ठीक है। क्योंकि हर एक रेगुलर क्लास में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा जब, लेकिन रिवीजन का जब बात आता है तो हो सकता है कुछ छूट जाए, क्योंकि उस टाइम पे टाइम कम रहता है, जल्दी जल्दी बताने में हो सकता है हो जाए। रिवीजन का जब प्रॉपर क्लास होगा तो उस टाइम पे अलग चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्लासेस कम से कम जेनेटिक्स का जो है क्लासेस ऐसे कोई भी मत छोड़ो, बट जेनेटिक्स में थोड़ा सा, क्योंकि एक सबका एक लिंकअप है। अभी ये समझोगे फिर अभी आएगा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, फिर एलील अभी समझे, उसके बाद फिर मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, बहुत सारा, तो सब एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। तो कितना भी ब्रीफली देंगे ना तो कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा, तो समझ में वहां पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी क्लास नहीं किए थे पिछले क्लास, हम देखते हैं टाइम निकाल के तुम लोगों को क्लास दे देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं। बट अभी से अब से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गया है, लॉ वगैरह, इसके बाद बहुत सारा कुछ पढ़ना है, बहुत सारा लॉ वगैरह है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है, कोडोमिनेंस पढ़ना है, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपिक, सब कुछ अभी आएगा, क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब आएगा। तो क्लास मत छोड़ना कम से कम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर पहले यहाँ तक लिखवाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ना, अगर एनसीईआरटी बुक्स है तो ठीक है।